नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 के तीसरे पाठ हिमालय की बेटियां में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह पाठ नागार्जुन जी ने लिखा है और उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यह मूलतः एक लेख है और 1947 में यह लेख लिखा गया था, जिसमें नागार्जुन जी ने हिमालय की यात्रा की थी और वहाँ पर नदियों को उन्होंने बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में स्वीकार किया था। तो पढ़ते हैं। इस पाठ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण वो होता है जब हम जड़ में चेतनता का आरोप करते हैं, तो इसमें उन्होंने हिमालय को पिता के रूप में, नदी को बेटी के रूप में और समुद्र को दामाद के रूप में माना है। पाठ को पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। मैंने, लेखक नागार्जुन ने, उन्हें, नदियों को, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। लेखक ये कह रहे हैं, पहले मैंने नदियों को दूर से ही देखा था। दूर से का मतलब उनको उद्गम स्थल से नहीं देखा था, जहां से वो निकलती हैं वहां से नहीं देखा था। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला, सुसंस्कृत महिला, एक सभ्य महिला की तरह से वो प्रतीत होती थी। जैसे सभ्य महिला ज़्यादा बोलती नहीं, ज़्यादा अनावश्यक बातें नहीं करती, ज़्यादा उसमें वेग नहीं होता। इस प्रकार से कहते हैं नदियों में वेग नहीं होता दूर दूर से। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किनके प्रति? नदियों के प्रति। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक ये कह रहे हैं कि जो नदियां हैं वो मुझे कभी माँ लगती थी, कभी दादी, कभी मौसी, कभी मामी। जिस तरह से इनकी गोद में जाने पर आनंद मिलता है, उसी तरह से नदियों में डुबकी लगाने पर मुझे आनंद मिलता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब हिमालय के कंधे पर चढ़ना, अब हिमालय का तो कंधा होता ही नहीं, तो यह मानवीकरण अलंकार है। हिमालय के कंधे पर चढ़ना मतलब हिमालय की ऊंचाई पर गया। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। वो कहते हैं यहाँ तो उद्गम स्थल पर निकलती हुई छोटी होती हैं, पर नीचे जाकर के हमें पता चलता है कितने विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, ये पिक्चर में देखिए, हिमालय से पतली पतली धाराओं में निकलती हैं, फिर कई धाराएं जब नीचे आकर के मिलती हैं तो नदी बड़े रूप में हो जाती हैं। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। कहते हैं ये जो नदियां जब निकलती हैं तो खिलखिलाकर हंसती हैं। अब नदियां तो हंस नहीं सकती, तो यह मानवीकरण अलंकार हैं कि खिलखिलाकर हंसना मतलब मस्त रहना, उछल कूद करना। भावभंगी का अर्थ है भावभंगिमा, जेस्चर, पोस्चर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। कहते हैं कौतूहल तो मुझे तब भी होता है जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ। लड़की को देखने का मतलब कि लड़की की चंचलता को देखता हूँ। और कहते हैं जब किसी फूल पर कली को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, मेरा मन करता है कि मैं उस कली को देखूं। कहते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे इन बेटियों की, अर्थात इन हिमालय की बेटियों अर्थात नदियों की बाल लीला को देख करके होता है। बाल लीला शुरू का स्वरूप, जैसे हम सभी का बाल जो लीला है या बाल बचपन में हमारी जिंदगी का आरंभिक रूप होता है, इसी प्रकार से नदियों का आरंभ रूप देख करके मुझे बड़ा विस्मय होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? कौन लक्ष्य हैं जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अगर अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अब लेखक ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लड़की बड़ी होती है, युवावस्था में आती है, तो युवावस्था में आकर के उसका मन होता है कि वो पति के घर जाए, अपने पिता के घर को छोड़ करके। तो कहते ऐसे ही नदियां हैं, वो बेचैन होती हैं कि हम अपने पति के पास जाएं। तो लेखक ये कह रहे हैं
कि ऐसा कौन है नदियों के लिए जो कि इतना महान पिता का विराट प्रेम उनको मिला है, बड़ा प्रेम उनको मिला है, लेकिन इनका हृदय अभी अतृप्त है, अपूर्ण है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, बर्फ से भरी हुई नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं। बंधुर आदित्यकाएं होता है छोटी पहाड़ के ऊपर का समतल हिस्सा जहां पर की वनस्पतियां नहीं होती हैं। सरसब्ज उपत्यकाएं, सरसब्ज कहते हैं हरी भरी, उपत्यका घाटी। ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन, लीला का घर, अर्थात इनकी जो बचपन, इनकी जो जवानी है, किशोरावस्था के जो स्थान है जहाँ ये लीलाएं करती हैं, वो ये हैं। पहाड़ियाँ, घाटियाँ, है ना, आदित्यकाएं, उपत्यकाएं। आदित्यका का मतलब पहाड़ के ऊपर का स्थान और उपत्यका का मतलब घाटी। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कहते हैं ये जब इन से निकलती हैं, ये सब पेड़ों के नाम हैं, कहते हैं जब यहाँ से निकलती हैं तो यहाँ पर फिर इनमें चहलकदमी सी हो जाती है, क्योंकि पानी का घुमाव वगैरह हो जाता है। यहाँ पर आकर के इनको हो सकता है थोड़ा सा अपने बचपन की याद आ जाए। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना, परेशान होना। जिस प्रकार से घर से अगर बेटी चली जाती है तो पिता को कितनी चिंता होती है, उसी प्रकार से जब ये नटखट बेटियां, ये चंचल बेटियां जब निकल आती हैं अपने हिमालय से, तो इनको कितनी चिंता होती होगी इनके पिता को। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। कहते जब इनसे पूछेंगे तो इनके पास उत्तर मौन के सिवाय और कुछ नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल या कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो लेखक ये कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये भी इन्हीं का विशाल रूप है। अर्थात जब कई नदियां मिल करके एक जगह मिलती हैं तो वहाँ पर सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां बन जाती हैं। और कहते जब हम इनका नाम सुनते हैं तो इसी प्रकार से ये अन्य नदियां हैं जिनका नाम रावी, सतलुज, व्यास वगैरह है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो रही हैं। कहते सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदियां तो हैं पर इनका स्वयं में अस्तित्व नहीं है। अर्थात ये तो मात्र हिमालय के पिघले हुए दिल मतलब हिमालय की बर्फ जब पिघलती है और उनकी बूंद बूंद करके पानी जब एक इकट्ठा होती है और जाने कब कब से इकट्ठी हो रही होती है, और ये जब इकट्ठा हो जाती है और ये अपना बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं तो यही महानदियां बन जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, सौभाग्य मिला। अब यहाँ पर्वतराज हिमालय कहते पर्वतराज हिमालय पिता है, नदी बेटी है, समुद्र दामाद है, नदी का पति है। ये नदियाँ जब चलती हैं तो चल चल करके एंड में समुद्र के पास ही मिल जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि समुद्र बड़ा भाग्यशाली है जिसको पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिला। अब देखिए यहाँ भी मानवीकरण है। समुद्र ने इन नदियों रूपी बेटियों का हाथ पकड़ा, और समुद्र तो जड़ है लेकिन हाथ पकड़ा मतलब मानवीकरण। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। कहते जो लोग मैदानों में नदियों को देखते हैं वो उनका एक अलग स्वरूप देखते हैं, लेकिन जब इनका उद्गम स्थल देखेंगे, आरंभिक स्थल देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बच्चियों की तरह से कैसे उछल कूद करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली
इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कहते ये जो उद्गम स्थल से निकलती हुई नदियां हैं, ये पहाड़ी आदमियों को ज़्यादा आकर्षक नहीं लगेंगी, क्योंकि उनके सामने तो ऐसे दृश्य अक्सर होते हैं, या ये मान के चलिए उनके सामने तो नदियों का आरंभिक रूप सा होता ही है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे इतना अच्छा लगा, वो ये कह रहे हैं कि मैंने हिमालय को ससुर और समुद्र को मैं दामाद कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। अब इन पंक्तियों को जरा ध्यान से देखेंगे। एक पुस्तक है संस्कृत में, कालिदास की पुस्तक है मेघदूत। कालिदास की उस पुस्तक में एक विरही यक्ष होता है, एक यक्ष होता है, एक यक्षिणी होती है। उनको श्राप मिला होता है कि वो दोनों अलग अलग होंगे। तो यक्ष यक्षिणी तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए बादल को अपना दूत बनाता है, और उस दूत से अपने संदेश जब भेजता है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम जब जाओगे इन इन जगह से तो बीच में बेतवा नदी मिलेगी, तुम बादल हो तो तुम उस बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात तुम वहाँ पर बारिश जरूर करना, क्योंकि वो तुम्हारी प्रेयसी है, वो तुम्हें चाहने वाली है। नदी और बादल का संबंध प्रेयसी का होता है, क्योंकि प्रेयसी इंतजार करती है साल भर, कब बादल आएंगे, कब बरसेंगे और कब मैं तृप्ति पाऊंगी। तो कहते तुम जाओ तो नदी, बेतवा नदी पर बारिश जरूर करना। तो लेखक ये कह रहे हैं कि इन नदियों को देखकर मुझे याद आ गई कि उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। सचेतन रूप मतलब जीवित रूप, अचेतन रूप नहीं, जीवित रूप। अर्थात ये जो मैं मानवीकरण वगैरह कर रहा हूँ, या ये जो मैं नदियों को जीवित स्वरूप में दिखा रहा हूँ, ये महाकवि को भी पसंद थी। ये मैं पहली बार प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। वो ये कह रहे हैं कि जो समतल आंगन में देखते हैं उनके लिए तो ये चीज़ उसी नतीजे पर पहुंचेगी जिस प्रकार से मैं पहुंच रहा हूं। अर्थात वो इतना मोहित हो जाते हैं नदियों के उद्गम स्थल को देख करके, या नदियों के आरंभिक रूप को देख करके, कि वो अपने आप को रोक नहीं सकते। कहते काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि लोक मतलब दुनिया, माता माता, दुनिया की माता, पूरी दुनिया की माता नदी क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया अन्न को ग्रहण करती है। अन्न किससे होता है? अन्न होता है जल से। खेती किससे होती है? जल से। इसलिए नदियां लोक माता हैं, काका कालेलकर ने कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? लेखक ये कह रहा है कि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लेते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें, प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। कहते हैं नदियों को हम बहन भी मान सकते हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक कह रहे हैं, थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। नदी का नाम है। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो मैं गुनगुनाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तेरी जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीला अचरज है, आश्चर्य वाली है। हुआ मुदित मन, मेरा मन मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी, कष्ट हट गए। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी हो जाती हूं, सर्वस्व समर्पित कर देता हूं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय,
जय हो सतलज बहन तुम्हारी। कहते तुम बेटी हो, तुम्हारा पिता हिमालय है, हिमालय तुम्हारे लिए चिंतित है फिर भी चुप रहता है, और तुम एक अद्भुत छाप हो, एक अद्भुत चित्र की तरह से हो। कैसे? प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, मान जैसे एक अच्छे पर्दे पर कोई पेंटिंग होती तो हमें अच्छी लगती है, इसी प्रकार से मान के चलो दुनिया या प्रकृति एक पट है, उस पर तुम्हारी छाप, तुम्हारा पिक्चर, तुम्हारी चित्र बड़ा अद्भुत है, हिमालय अच्छा लगता है। तो ये जो है पाठ, मूल पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम आगे देखते हैं, ये इनके प्रश्न देखेंगे हम, और प्रश्नों के उत्तरों को हम अगले वीडियो में करेंगे, या मैं आपको इसका PDF दे दूंगा प्रश्न उत्तर का। भाषा की बात देखते हैं, ग्रामर। इस पाठ में 4-5 मुख्य बातें आई हैं ग्रामर की, इनको आप करेंगे। देखो, पहली भाषा की बात मतलब व्याकरण। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत हो रही थी, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। इसी प्रकार से ऐसे और 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर आप कक्षा में सुनाइए या इनको लिख सकते हैं। अगला देखिए, पहली मुख्य ग्रामर, मानवीकरण, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव सजीव हो जाती हैं। या दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी, जब हम जीवित का आरोप या जब हम अचेतन पर चेतन का आरोप करते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, पहला, इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे पर चढ़ा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, यहां पर भी मानवीकरण है। तो पहली व्याकरण आपकी मानवीकरण के बारे में जानना, और मानवीकरण के बारे में 4-5 उदाहरण लिखना। दूसरी व्याकरण देखिए, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। हमने आपको क्या बताया था पहले? विशेषण और विशेष्य। और अगर नहीं आप पहले समझे तो दोबारा समझिए। विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताते हैं, और विशेषण कहते हैं उसकी जो विशेषता होती है। और वह विशेषता 4 तरीके से हो सकती है, या तो बुराई या भलाई हो सकती है तो वो गुणवाचक, या वो संख्या में हो सकती है तो संख्यावाचक, या वो मापतोल में हो सकती है तो परिमाणवाचक, और या वो सर्वनाम के रूप में हो सकती है तो सार्वनामिक। तो इस प्रश्न में केवल गुणवाचक विशेषण के बारे में दिया गया है। तो अब आप इस पंक्ति को दोबारा से दोहरा लें। गुणों को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणों को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे काला घोड़ा, सुंदर आदमी, बर्फ जैसा गोरा या गोरा लड़का। ठीक है, तो ये इसी तरह से यहां पर आप इसको मैचिंग करना है। जैसे वर्षा के आगे मूसलाधार, तो संभ्रांत महिला, एक मिनट, संभ्रांत के साथ हो जाएगा महिला। चंचल नदियां, समतल आंगन और घना जंगल, ये आपका हो गया। उम्मीद है पहला मानवीकरण व्याकरण, दूसरी व्याकरण गुणवाचक विशेषण। तीसरी व्याकरण देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है बच्चे? समास कहते हैं जब किसी बात को हम छोटे रूप में कह देते हैं, इससे शब्द बच जाते हैं, अर्थ वही निकलता है। जैसे हम कहते हैं कि पीले कपड़े पहनते हैं जो, अब इतने लंबे की जगह हम कहते हैं पीतांबर, कृष्ण जी। नीले कपड़े पहनते हैं जो, हम कहते हैं नीलांबर, मतलब बलराम जी। तो समास वो होता है जिनमें शब्दों को हम संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अब समास लोग 6 मानते हैं, पर उस भेद में आपको अभी नहीं पढ़ना है। आपको ये जानना है द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व होता है जोड़ा। तो जिन समासों में 2 शब्दों के जोड़े होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, अब जैसे राजा रानी,
ये द्वंद्व समास है। इसको अलग अलग करेंगे तो राजा और रानी। इसी प्रकार से आपको और शब्द लेने हैं तो आप इकट्ठे कर सकते हैं। भूख प्यास, ये समास है, द्वंद्व समास। और इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह मतलब अलग अलग करना क्या होगा? भूख और प्यास, डैश हट जाएगा। दिन रात, दिन और रात। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। भला बुरा, भला और बुरा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। राजा रंक, राजा और रंक। तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया, जिनमें दो शब्द आते हैं, दोनों का एक जोड़ा होता है और बीच में हाइफन का निशान लगा दिया जाता है। आगे देखिए, नदी को उल्टा लिख देने से दीन अर्थ हो जाता है। अर्थात कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको बिल्कुल उल्टा कर दो तो भी अर्थ सही रहता है। तो ऐसे और शब्द बनाने, जैसे नदी को हमने किया तो दीन हो गया और दीन एक भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से और करना है तो देखिए आप लिख सकते हैं नव। अब देखिए जब आप लिखेंगे नव, जब आप लिखेंगे नव तो इसका उल्टा कर दिया वन। अब वन एक जातिवाचक संज्ञा है। आपने लिखा राम तो हो गया मरा, भाववाचक संज्ञा है। आपने लिखा राही, हो गया हीरा, ये द्रव्यवाचक नाम है। आपने लिखा राधा, हो गया धारा, ये आपने लिखा धारा, धारा का हो गया उल्टा राधा, तो ये व्यक्तिवाचक नाम है। आपने लिखा नामी और उल्टा हो गया मीना, ये भी व्यक्तिवाचक नाम है। आगे, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके रूप भी बदल जाते हैं। जैसे आजकल बेतवा कहते हैं, पहले उसका नाम बेत्रवती था। ऐसे ही नीचे जो 6 नाम दिए गए हैं उनको पहले बॉक्स में दिए हुए नाम से बुलाते थे, तो आपको उसको मैचिंग करनी है कि कौन से को क्या बुलाते थे। तो कराते हैं। सतलुज वन, सतलुज होगी शतद्रुम। झेलम, झेलम कहते थे पहले वितस्ता को। अजमेर, अजमेर कहते थे अजमेरू को, पहले इसका नाम अजमेर का नाम अजमेरू था। रोपड़ का पहले नाम रूपपुर था, ये 4 नंबर हो गया। चिनाव का पहले नाम विपाशा था, 5 नंबर विपाशा हो गया। और बनारस का नाम पहले वाराणसी था। अगला, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खिला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, अर्थात उसको अलावा और कोई नहीं। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं। नीचे देखिए, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। तो आपको 3 वाक्य ऐसे लिखने हैं, 3 वाक्य ऐसे लिखने हैं जिसमें ही का प्रयोग हो। जैसे मुझे ही मां सबसे पहले खाना खिलाती हैं, या ग्वालदम में ही अच्छे प्रकार के स्वेटर मिलते हैं। या आप कहोगे कि उत्तराखंड में देहरादून ही एक बहुत अच्छा शहर है। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। इसी प्रकार से 3 वाक्य आप और बनाएंगे कि कौन कहता है शिक्षक नहीं पढ़ाता, या वो कौन है जो कि क्लास से बाहर गया है, आज मौसम कैसा है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो इस पाठ में कई व्याकरण आई हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको 4 व्याकरण पर ध्यान देना है। ध्यान दें, नंबर 1 मानवीकरण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 शब्दों को उल्टा करने पर भी किस प्रकार से अर्थ बन जाता है और उनमें संज्ञा का प्रकार। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी क्लास या वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को प्रेरित करें। और अगर आपकी कोई समस्या हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।